नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों के चंगुल में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 10 सालों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बन रहे लगभग 3 लाख फ्लैट का काम जल्द से जल्द पूरा कराने की तैयारी में है। ये 3 लाख फ्लैट वो है जिनकी बुकिंग कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक वो फ्लैट खरीदारों को नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में इन फ्लैटों का काम जल्द पूरा कराने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधूरे पड़े फ्लैटों को बनाने के लिए कुछ रकम जुटाने पर चर्चा हुई। हालांकि ये रकम कितनी होगी ये अभी तय नहीं हो पाया। बैठक में फ्लैट देने में देरी करने वाले बिल्डरों की खाली जमीन को सरकारी कंपनियों को देने के विकल्प पर भी चर्चा हुई। बताया ये भी गया कि सरकार इन जमीनों पर फ्लैट बनाकर उनसे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अधूरे फ्लैट बनाने में कर सकती है। जानकारी के मुताबिक अकेले आम्रपाली ग्रुप के पास ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 10,000 नए फ्लैट बनाने की जमीन खाली पड़ी है। वहीं जेपी ग्रुप के पास भी 3,500 एकड़ खाली जमीन है, जिसे बेचकर रकम जुटाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। सीबीआई ने 13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों के बाद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के खिलाफ 5 मामले दर्ज कर लिए। भारत के साथ 6 फरवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की एक T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेन को तीसरे मैच में 5-2 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने उनकी फिर सर्जरी होने की बात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें दोबारा तकलीफ न होने की उम्मीद जताई। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से लोगों की जिंदगी पर मुसीबत देखने को मिल रही है। एक वीडियो सामने आया, केवल एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को घंटों तक बर्फ के बीच चलना पड़ा, क्योंकि मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढके हैं, इसलिए एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकती थी। मजबूर होकर गांव के लोगों ने पैदल ही मरीज को अस्पताल पहुंचाने का फैसला कर लिया। लकड़ी के कुछ टुकड़ों को बांधकर एक पालकी बनाई गई और मरीज को पालकी पर बैठा दिया। रास्ता लंबा था और वक्त कम था, इसलिए सिरमौर के गाँव के कई लोग मरीज को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ने लगे। रास्तों पर बर्फ की चादर काफी मोटी थी, इसलिए पैदल चलना भी खतरनाक था। लिहाजा बेहद सावधानी से लोग एक लाइन बनाकर चलते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में पालकी का बोझ लेकर आगे चलने वाले लोग बदल रहे थे। थकान ज्यादा होने के बाद बीच में लोग कम बर्फ वाली एक जगह पर कुछ वक्त के लिए ठहर भी गए, लेकिन ज्यादा देर रुके बिना लोगों ने दोबारा मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। महज 15 किलोमीटर का ये रास्ता इतना मुश्किल था कि मरीज की जान पर आफत आ सकती थी, लेकिन गाँव वालों की एकजुटता ने घंटों पैदल चलने के बाद मरीज को अस्पताल तक पहुँचा दिया। जनवरी के पूरे महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी की वजह से गाँवों के लोगों की जिंदगी पर सबसे बुरा असर हुआ है। जगह जगह अहम रास्ते बंद पड़े हैं और सरकारी एजेंसियां जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटी हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह की रैली से पहले हुई हिंसा पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने यह हमला लोगों को रैली में जाने से रोकने के लिए किया था। जिसके बाद राज्य के बीजेपी प्रभारी ने सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी। गणतंत्र बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ममता जी को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न दबने वाला है न झुकने वाला है। ये ममता जी को बहुत महंगा पड़ेगा। मिदनापुर हिंसा पर भड़की बीजेपी ने ममता सरकार को तालिबानी बताने से भी परहेज नहीं किया। ये टीएमसी का फुल फॉर्म कभी कभी लगता है कि तालिबानी ममता कर्मो, किस प्रकार के कर्म हैं? ये तालिबानी दीदी की तरह आप वहाँ बिहेव कर रही हैं। वहाँ मिदनापुर हिंसा पर सरकार का बचाव करते हुए टीएमसी ने इसे बीजेपी की ही सियासी चाल करार दिया। They had hired some hooligans, miscreants from outside, and they are doing the torture because BJP has no issue. The only issue to blame the Trinamool Congress. ऐप के जरिए कैब सर्विस चलाने वाली कंपनी उबर अब अपने ड्राइवर के साथ बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर भी कार्रवाई करेगी। उबर के इंडिया हेड प्रभजीत सिंह के मुताबिक जिस तरह यात्रियों की शिकायत पर ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी तरह अब उबर ड्राइवर की शिकायत पर यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उबर ऐसे यात्रियों को अलर्ट भेज रहा है जिनके खिलाफ कई बार ड्राइवरों के साथ बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज हो चुकी है। उबर का दावा है कि अलर्ट भेजने के बाद भी अगर यात्री का बर्ताव नहीं सुधरा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो उबर की कैब बुक नहीं करा पाएगा। इसके अलावा उबर के नए फीचर की मदद से अब ड्राइवर भी अपनी लोकेशन अपने परिवार वालों के साथ साझा कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ड्राइवर ऐप के जरिए उबर से मदद भी मांग सकेंगे।
समाज सेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल की नियुक्ति और किसानों की समस्या पर फिर अनशन शुरू कर दिया। इस बार अन्ना अपने गांव रालीगढ़ सिद्धि में ही अनशन पर बैठे हैं, जिसका नाम उन्होंने जन आंदोलन सत्याग्रह रखा। अनशन पर बैठने से पहले अन्ना ने गांव में मौजूद मंदिर में पूजा की। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनको नमन किया और फिर मंच से ही हुंकार भरी। अनशन पर बैठते ही अन्ना ने लोकपाल की नियुक्ति और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र मोदी सरकार पर जो विश्वास था वो उड़ गया। किसानों का प्रश्न के लिए स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हम मानेंगे। सत्ता में आने से लोकपाल लोक आयुक्त कानून का अमल करेंगे। इतने आश्वासन दे, पालन नहीं है। अन्ना ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उनके पत्रों का जवाब तक नहीं दिया गया। अभी तक 35 पत्र भेजा, 35 जवाब तक नहीं। लोकपाल का कानून बन गया 2013 में और ये सिर्फ पालन करने के लिए 5 साल बिताए, 5 साल। इससे पहले अन्ना ने यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान लोकपाल कानून की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन किया था, जिसकी वजह से तब की मनमोहन सिंह सरकार को लोकपाल कानून बनाना पड़ा था, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई। यही वजह है कि अन्ना के फिर से अनशन पर बैठते ही लोकपाल की नियुक्ति को लेकर राजनीति तेज हो गई। और सबसे पहले कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को निशाने पर लिया। कितने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाजपा डरती है कि लोकपाल का बिल जो उसका वायदा था, जो लोकपाल किया सृजन था, नहीं कर पाई। इस मुद्दे पर बीएसपी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती नजर आई। लोकपाल बनाने की मांग बहुत पहले उठी थी, इसको पूरी पार्लियामेंट ने पास किया था। आज तक इस पे धूल चढ़ रही है। इन फाइलों पर मोदी जी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। कल परसों मैं अन्ना जी से बात करूंगा और मुझे आशा है कि 2 दिन के अंदर अन्ना जी का अनशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अन्ना ऐलान कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। गुजरात के शिक्षा मंत्री बलात्कार मामले के दोषी आसाराम के आश्रम की तारीफ करके विवादों में आ गए। शिक्षा मंत्री ने 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम मनाने के लिए आसाराम के आश्रम की तारीफ की, जिस पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस आसाराम बापू को अदालत ने मासूम बच्ची के बलात्कार का दोषी पाया, उसे भाजपा आज अपना आदर्श मान रही, बधाई दे रही। विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री भी इस पर सफाई देने से बचते दिखे। नो कमेंट। गुवाहाटी में असम आंदोलन में शहीद हुए जवानों के घर वालों ने नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में अवार्ड वापसी अभियान चलाया। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों के गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का जिक्र है, लेकिन इसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन असम में इस बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। गुवाहाटी में असम आंदोलन के शहीदों के घर वालों ने मार्च निकालकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया। ये लोग शहीदों को उनकी वीरता के लिए मिले पुरस्कारों के साथ सड़कों पर उतरे और बिल पर ऐतराज जताया। इस आंदोलन में कई संगठनों के नेता भी शामिल हुए। उन्होंने मार्च की अगुवाई की। ये मार्च शांत तरीके से निकाला गया, किसी तरह के नारे नहीं लगाए गए। प्रदर्शन का मकसद अवार्ड लौटाकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करना है। राजस्थान के जयपुर में नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों के लिए बेहद खस्ता हाल इंतजाम किए गए। वहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाली साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए 22 राज्यों की टीमें पहुंची थी। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच खिलाड़ियों को स्टेडियम के नीचे बने छोटे छोटे कमरों में ठहराया गया। बदहाली का आलम ये रहा कि खिलाड़ियों के सोने और लेटने के लिए भी बहुत पतले गद्दे कमरों में डलवा दिए गए। इस वक्त हम वहाँ पर हैं जहाँ पर साइकिलिस्ट को रुकवाया गया है। ये इंतज़ाम देखिए कि किस तरीके से जहाँ साइकिल रखी हुई है वहीं उनका सोने का है। खिलाड़ियों को ठंड से बचाने के लिए भी ठोस इंतजाम नहीं किए गए। बिछाने के लिए पतले गद्दे और ओढ़ने के लिए एक हल्की सी रजाई खिलाड़ियों को दे दी गई, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को ठंड में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। प्रॉब्लम ये है कि हमें बाकी जैसे सीनियर नेशनल वगैरह खेलने आते हैं, अच्छा अरेंजमेंट मिलता है। यहाँ पे जैसे मैं ट्रायथलीट हूँ तो वहाँ पे खेलने आते हैं, अच्छा अरेंजमेंट मिलता है। यहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे वहाँ मतलब थोड़ा ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, एक ही कमरे में कई खिलाड़ियों को ठहराया गया, जबकि उन्हीं कमरों में खिलाड़ियों की साइकिल और उनका सामान भी रखवा दिया गया। बद इंतजामी की वजह से कई खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो गई। जो अरेंजमेंट किया अच्छा नहीं है। अच्छा, ये लोग का ठंडा लग रहा है ना,
पूरा ठंडा लग गया, लोग सर्दी लगी। जिन कमरों में खिलाड़ियों को ठहराया गया वहाँ बैठने और बाथरूम तक का इंतजाम नहीं किया गया, बल्कि कमरों से कुछ दूरी पर कॉमन बाथरूम खिलाड़ियों को मुहैया कराए गए, जिस वजह से खिलाड़ियों को कड़ाके की ठंड में कमरों से निकलकर बाथरूम तक जाना पड़ा। एसोसिएशन की तरफ से महिला खिलाड़ियों के लिए भी अलग से कमरे नहीं मुहैया कराए गए। नतीजा ये हुआ कि महिला खिलाड़ी भी उन्हीं छोटे छोटे कमरों में रहने को मजबूर हो गई। से कितनी दूरी पर ये बाथरूम बनाए गए हैं, वहाँ पर तकरीबन 150 मीटर की दूरी इन बाथरूम्स की है। तो ऐसे में जो फीमेल खिलाड़ी हैं वो भी और मेल खिलाड़ी हैं वो भी दूरी पर रखे गए हैं। इस बारे में जब वहां मौजूद अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों को गलत बता दिया। 2 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की साइकिलें हैं यहाँ पे। ये जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ियाँ उन साइकिलों को अपने पास रखना चाहते हैं। होटल वाले मेरे को साइकिल अलाउ नहीं कर रहे हैं। वही राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दावा किया कि खिलाड़ियों के रुकने का होटल में इंतजाम किया गया था, लेकिन खिलाड़ी अपनी मर्जी से उन कमरों में जाकर रुके। नहीं, इंतजाम तो पूरा है। अब रुकने की व्यवस्था उन लोगों की तो अलग अलग होटल्स में अलग अलग जगह की हुई है। अब कोई आदमी कहे कि मैं तो अपने साइकिल के साथ ही रुकना चाहूँगा, क्योंकि हमने यहाँ उनको स्टोर्स अलॉट किए थे। मामला बढ़ने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन को नोटिस जारी कर बद इंतजामी के लिए जवाब मांगा, जिसके बाद एसोसिएशन के अधिकारियों ने अपनी सफाई पेश की।